नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि ग्लेशियर्स या हिमनद के पिघलने की वजह से किसी कंट्री को अपनी सीमा को वापस से रीड्रॉ करना पड़े? अगर नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। स्विट्ज़रलैंड, जो कि एक बहुत प्रोमिनेंट कंट्री है यूरोप में, ये इटली के साथ अपने बॉर्डर्स को फिर से रीड्रॉ कर रही है, क्योंकि इसके बॉर्डर्स पे जो इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से बॉर्डर डिस्प्यूट बढ़ सकता है। अभी तक तो हमने सिर्फ पर्यावरणीय इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स होंगे वो समझने की कोशिश की थी कि हिमनद के पिघलने से क्या होता है। इसके अलावा अब जोग्राफिकल और जियोपॉलिटिकल सिनारियोज भी हैं जो कि ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हाँ, स्विट्ज़रलैंड और इटली ने जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों में आ रहे बदलाव के मद्देनज़र अपनी सीमा को पुनः निर्धारित करने का फैसला किया है। स्विट्ज़रलैंड, जो कि अपनी सीमा साझा करती है जर्मनी से, फ्रांस से, इटली से। इटली के पास इसके यहाँ पे फ्रांस और इटली के बीच में माउंट ब्लैंक भी है। माउंट ब्लैंक जो कि हाईएस्ट पीक है एल्प्स का। इसके अलावा यहाँ पे मैटरहॉर्न पीक है, जो कि खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट पीक है। माउंट रोज़ा है। और साथ ही साथ यहाँ पे इतने सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं कि अगर ये पिघलने लगे तो यहाँ पे इटली के अलावा भी स्विट्ज़रलैंड को बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ अपनी सीमा वापस से पुनः निर्धारित करनी पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, इटली जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, ये नॉर्थ में ऑस्ट्रिया के साथ अपनी सीमा साझा करती है, स्विट्ज़रलैंड के साथ करती है और फ्रांस के साथ करती है, स्लोवेनिया के साथ भी करती है। ये एड्रियाटिक सी इसके ईस्ट में पड़ता है, टिरहेनियन सी इसके वेस्ट में पड़ती है। साथ ही साथ सार्डिनिया का जो आइलैंड है वो इटली को ही बिलोंग करता है। इटली का कैपिटल है ऑफ कोर्स रोम। हाउ कैन वी फॉरगेट दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्प्स लंबे समय से दोनों देशों के बीच में एक सीमा का प्रतीक है। एल्प्स जो कि एक फोल्ड माउंटेन है, यानी कि ये फोल्डिंग से बने हैं। फोल्डिंग से किस प्रकार से बने हैं? जब अफ्रीकन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसी और लगातार धंसती चली जा रही है, तो ये सबडक्शन की वजह से फोल्डिंग हो रही है। सबडक्शन की वजह से लगातार फोल्डिंग हो रही है और इसी फोल्डिंग से एल्प्स बने हैं, जिसके कारण दोनों देशों ने अपनी सीमा को पुनः निर्धारित करने की बात की है। दोनों राष्ट्रों ने मैटरहॉर्न के आसपास नई सीमाओं पर सहमति भी जताई है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैटरहॉर्न ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीक्स है और इसका नाम मैटरहॉर्न इसलिए है क्योंकि इसकी जो चोटी है वो एक सींग की तरह है, मैटरहॉर्न पीक की। और ये क्यों बनती है? ये ग्लेशियर्स से इरोड होके बनती है, यानी कि जिस प्रकार से ग्लेशियर्स इरोड होंगे नीचे नीचे, वो क्या करेंगे, इस क्षेत्र को ख़त्म करते चले जाएंगे, स्टीप करते चले जाएंगे और यहीं पे सर्क बनते हैं। सर्क यानी कि ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, सर्क। ये ग्लेशिएटेड वैली है, उसी के हेड पे सर्क्स बनते हैं यहाँ। और जितने ये चारों तरफ सर्क बनते चले जाएंगे उतनी ही ज़्यादा ये स्टीप या फिर चढ़ाई वाली चोटी दिखेंगी। तो मैटरहॉर्न पीक के आसपास ही बात हुई है इटली और स्विट्ज़रलैंड के बीच में कि इस क्षेत्र को हम अपनी सीमा समझने की कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र में कैसे सीमा बनेगी। यह स्विस कैंटन वालिस और इटली के एओस्टा घाटी के बीच पड़ती है। यूरोपीय ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं, जिसका मुख्य कारण मानवीय गतिविधियां हैं। ब्लूमबर्ग द्वारा अद्भुत एक प्रेस विज्ञप्ति में स्विस की सरकार ने भी कहा है कि सीमा के महत्वपूर्ण हिस्से ग्लेशियर फर्न का या सतत बर्फ के जल विभाजक या रिज लाइन द्वारा परिभाषित हैं। इन परिवर्तनों से प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट जर्मेट भी प्रभावित हुआ है। अब क्योंकि दोनों देशों को शहर के प्रमुख स्थलों के आसपास अपनी सीमाओं को समायोजित करने की आवश्यकता है, जो कि 1620 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक संयुक्त आयोग ने मई 2023 में सीमा परिवर्तन पर सहमति भी व्यक्त की थी। स्विट्जरलैंड ने पहली ही संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, जबकि इटली को अभी भी आधिकारिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज से बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी किस प्रकार से बढ़ सकते हैं। स्विस ग्लेशियर मॉनिटरिंग नेटवर्क द्वारा हर साल एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें लगातार बहुत गर्म ग्रीष्मकाल और 2022 की सर्दियों में बहुत कम बर्फबारी के नुकसान के लिए जिम्मेदारी इन्हीं दोनों को ठहराया गया है। यहाँ पे शोधकर्ताओं का कहना है कि अगर मौसम का यही मिजाज रहा तो बर्फ पिघलने की प्रक्रिया और तेज़ हो जाएगी। इसके अलावा हमने पढ़ा ही है कि वेनेजुएला दुनिया की पहली कंट्री बन चुका है जिसने अपने सारे हिमनद खो दिए हैं। तो वेनेजुएला फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है
जिसने अपने सारे हिमनद खो दिए हैं, और इसका लास्ट जो हिमनद था वो हम्बोल्ट ग्लेशियर था। ठीक है, हम्बोल्ट ग्लेशियर। अब ये भी नहीं है, हम्बोल्ट ग्लेशियर भी हमारे साथ नहीं है। हम्बोल्ट ग्लेशियर बहुत पिघल गया। तो इस प्रकार से पिघलती हुई ग्लेशियर्स की वजह से भी दिक्कतें बढ़ रही हैं। विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्रों के रखरखाव के लिए कौन जिम्मेदार है, इसके बारे में भी समन्वय होगा। इसके अलावा पिछले सितंबर में प्रकाशित आंकड़ों से ये भी पता चला कि स्विट्जरलैंड की ग्लेशियर 2023 में अपने आयतन का 4% खो देंगे। 2022 के 6% के रिकॉर्ड पिघलने के बाद अब तक का दूसरा सबसे बड़ा नुकसान होगा। ग्लेशियर असल में है क्या? इन्हें हम रिवर्स ऑफ आइस भी कहते हैं। रिवर्स ऑफ आइस, ये काफ़ी भारी होते हैं और ये ज़्यादातर टंग शेप या फिर यू शेप के होते हैं। टंग शेप्ड या यू शेप्ड के होते हैं। ग्लेशियर हिमनद या फिर हिमनद विशाल आकार के बर्फीले पहाड़ों को कहा जाता है। ये संपीड़ित बर्फ की परतों से बने हुए होते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे की ओर खिसकते हैं और लगातार अपने नीचे वाली सतह को खरोदते भी रहते हैं। जैसे जैसे ग्लेशियर के ऊपरी हिस्से पर बर्फ का भार बढ़ता है, वैसे वैसे नीचे वो और भारी होते चले जाते हैं। ग्लेशियर पिघलने की एक बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग है और साथ ही साथ वातावरण में कमी को भी माना गया है। जब भी किसी ग्लेशियर का कोई हिस्सा टूटकर उससे अलग होता है तो इसे तकनीकी रूप से काल्विंग कहते हैं। काल्विंग बहुत ज़्यादा नॉर्मल होती है। ग्लेशियर अपने उद्गम स्थानों से सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हो सकते हैं तथा ये बर्फ का संचय या पिघलने के आधार पर इनकी लंबाई कम या ज़्यादा हो सकती है। ग्लेशियर के पीछे हटने के बाद वाली प्रोग्लेशियस झील यानी कि प्रोग्लेशियल झील अक्सर तलछट और बोल्डर जैसी संरचनाओं से बंधी होती है। ग्लेशियर की तलछट फसलों के लिए उपजाऊ मृदा भी प्रदान करती है, जिसको हम टिलाइट कहते हैं। ग्लेशियर टिल या फिर टिलाइट। ग्लेशियर मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत भी होती हैं। बहुत सारी नदियाँ इसी से निकलती हैं। विश्व की अधिकांश झीलों में का जो बेसिन का निर्माण होता है उसमें ग्लेशियरों की वजह से ही होता है। पृथ्वी तथा महासागरों के लिए बर्फ का एक सुरक्षा कवच होता है। इसके अंदर एल्बिडो इफेक्ट भी होता है, यानी कि अगर इंसोलेशन आती है अर्थ पे तो ये स्नो कैप्ड ग्लेशियर्स ही हैं जो कि वापस से रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देती हैं। रिफ्लेक्ट करने की वजह से क्या होता है कि हीट बजट हमारे पूरे विश्व का मेंटेन रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती। ग्लेशियर कई सौ से लेकर कई हज़ार साल पुराने भी हो सकते हैं, जिससे इस बात का वैज्ञानिक रिकॉर्ड मिल जाता है कि समय के साथ जलवायु में किस प्रकार का परिवर्तन आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरी दुनिया ही इस समय ग्लेशियर्स को खो रही है। यहाँ भारत के पास भी 26 से ज़्यादा ग्लेशियर्स हमने खो दिए हैं। सबसे ज़्यादा ग्रीनलैंड के पास 247 ग्लेशियर्स हमने खोए हैं। इसी प्रकार से ऊपर रशिया की तरफ, यहाँ साउथ अमेरिका की तरफ, स्पेसिफिकली साउथ रीजन ऑफ साउथ अमेरिका में भी खोए हैं। पृथ्वी के 91% हिमनद अंटार्कटिका तथा 8% हिमनद ग्रीनलैंड में है। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10% पर हिमनद है। लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर अंटार्कटिक है। हर्बर्ट ग्लेशियर अलास्का एक ज्वारीय जल ग्लेशियर है और ग्लोबल वार्मिंग के बावजूद इसका विस्तार हो रहा है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। फेडजेंको ग्लेशियर तजिकिस्तान काराकोरम के सबसे बड़े गैर ध्रुवीय ग्लेशियरों में से एक है, यानी कि जो ध्रुव से बाहर पाए जाते हैं। तो याद रखना है फेडजेंको ग्लेशियर का नाम, और ये कहाँ पाया जाता है? तजिकिस्तान में पाया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान का बियाफो ग्लेशियर पिघला हुआ पानी सिंधु नदी में बहता है। ब्रूगेन ग्लेशियर चिली में है और दक्षिण एनिलचेक ग्लेशियर किर्गिस्तान और चीन के पास है। ज़ोरटेस्टल ग्लेशियर नॉर्वे दुनिया का 9वां सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो कि उसके बाद मार्गरी ग्लेशियर है अलास्का में, यूएसए का पार्ट है जो। पेरिटो मोरेना ग्लेशियर अर्जेंटीना दुनिया का में मीठे पानी का 3रा सबसे बड़ा भंडार है। फॉक्स एवं फ्रांस जोसेफ ग्लेशियर दक्षिणी एल्प्स में न्यूजीलैंड में प्रेजेंट है। इसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हैं ग्लेशियर की लाइफ किस प्रकार से चलती है। सबसे पहला अगर हम बात करें स्नोफॉल की वजह से और ज़्यादा बर्फ़ के संपीड़ित होने की वजह से, एक साथ इकट्ठे होने की वजह से ग्लेशियर का जन्म होता है। इसके बाद स्नो से ये आइस बनता है, फिर उसके बाद छोटे छोटे और ग्लेशियर इससे जुड़ के इसे और बड़ा कर देते हैं। इसके बाद ग्लेशियर जैसे ही आइस खोने लगता है, मेल्टिंग की वजह से, पिघलने की वजह से, वाष्पीकरण की वजह से, ये 4था स्टेज है। 5वां स्टेज मेल्टिंग ज़्यादा बढ़ जाए और फिर टनल्स के थ्रू से पानी, ग्लेशियर का पानी बह के निकलने लगे। और छठा होता है ब्रेकेज, ये मेन ग्लेशियर से टूट के नीचे चले जाते हैं।
इस प्रकार से वर्ष 1900 के बाद से विश्व भर में ग्लेशियरों के पिघलने का स्तर बहुत बढ़ गया है। औद्योगिक क्रांति के बाद जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज़्यादा हुआ, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है जो हमारे पर्यावरण में स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही हम वैश्विक तापन देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की यही रफ्तार बनी रही तो वर्ष 2040 की गर्मियों तक आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ देखने को ही नहीं मिलेगी। जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाली ग्लोबल वार्मिंग भी ग्लेशियरों को पिघला रही है। तो बेसिकली हम एक चक्र में फंस गए हैं। ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से सी लेवल राइज हैं, जिसकी वजह से साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ और भी बढ़ सकती हैं। इसके अलावा वुड्स होल ओशनोग्राफी इंस्टीट्यूट के अनुसार विश्व के अधिकतर पर्वतीय ग्लेशियरों जो कि पूर्व में बड़े आकार के थे, ग्लोबल वार्मिंग के कारण अब तेज़ी से पिघलते चले जा रहे हैं। विगत कुछ वर्षों में हिमालय और एंडीज सहित विश्व में कई ग्लेशियरों की सुभेद्यता को कोई भी अध्ययनों द्वारा रेखांकित किया गया है। यद्यपि तकनीक के माध्यम से ऐसी घटनाओं की निगरानी संभव है, लेकिन अधिकांश ग्लेशियरों की सुदूर अवस्थी इस दिशा में चुनौती भी प्रस्तुत करती है। पिघलने के बहुत सारे प्रभाव हैं। सबसे पहली बात तो जैव विविधता, वहाँ पे जितने भी जीव जंतु हैं और जैव विविधता है उनको नुकसान होता है। साथ ही साथ अगर ये ग्लेशियर्स पिघलते जाएंगे तो ये बाढ़ जैसा स्रोत ला सकते हैं। इसके अलावा नदियों में पानी भी ज़्यादा होने की वजह से नदियों के चैनल और बड़े हो सकते हैं। साथ ही साथ ये क्षेत्रों को नुकसान कर सकती हैं बाढ़ की वजह से। इसके अलावा पानी का बढ़ता तापमान और जल स्तर जलीय जंतु एवं जलीय पादपों को भी प्रभावित कर सकता है। साथ ही साथ इसका प्रभाव प्रवाल भित्ति जो कि कोरल रीफ है उन पर भी पड़ता है, जिन्हें प्रकाश संश्लेषक के लिए सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है। यहाँ पे इससे वे जलीय जंतु को भी प्रभावित करते हैं। ग्लेशियरों को पिघलने से ताज़े पानी की मात्रा में कमी आ सकती है, जो बढ़ती जनसंख्या की दृष्टि से बेहद चिंताजनक है। वैज्ञानिकों के अनुसार तापमान को बढ़ने से रोकने के लिए एकमात्र उपाय है पृथ्वी को ठंडा करना और उसके लिए ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम करना। ग्लोबल वार्मिंग दशकों से हिमालयी ग्लेशियरों को प्रभावित कर रही है, लेकिन इसके प्रभाव पर अनुसंधान हाल ही में शुरू हुआ है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सूचीबद्ध भारतीय हिमालय में 9,575 ग्लेशियरों में से केवल 25 का ग्राउंड डेटा अभी तक उपलब्ध है। दुनिया भर में लगभग 1,98,000 ग्लेशियर है और इनमें से लगभग सिर्फ 9,000 भारत में ही हैं। अगर ये पिघलने लगे तो हमारे बहुत सारी नदी तंत्रों को नुकसान होगा। हालांकि इनमें से अधिकांश अभी मानवीय हस्तक्षेप से अछूते हैं, फिर भी यहाँ पे स्थिति चिंताजनक है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग तो हर जगह पहुँच सकती है। इसके अलावा ग्लेशियरों के आसपास के क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियाँ सीमित हैं। इसका परिणाम इन ग्लेशियरों के पिघलने की गति में कमी के रूप में सामने आएगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो तापमान में हो रही वृद्धि है, जिसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए इससे संबंधित एक मेंस क्वेश्चन देखते हैं। ग्लेशियर क्या है? ग्लेशियरों के महत्व पर चर्चा करते हुए इनके बचाव के उपायों पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।